उसके सामने बैठे वो सीधे सादे गांव वाले कोई और नहीं बल्कि चीन का सबसे खूंखार और महान सम्राट चिन शी हुआंग और उसके दरबारी हैं। मैं एक अंधा आदमी हूँ। पिछले 5 सालों से मैं उत्तर पश्चिम के एक छोटे से गांव में बच्चों को पढ़ा रहा था। मुझे लगा कि मेरे सामने बैठे बच्चे बस गांव के साधारण किसान के बच्चे हैं, पर असलियत तो कुछ और ही थी। उस क्लासरूम में खुद सम्राट चिन शी हुआंग और उसके राजकुमार बैठे थे, और मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी। मैंने क्लास में एक सीधा सा सवाल पूछा, छात्रों, क्या आप में से कोई जानता है कि सम्राट चिन शी हुआंग की मौत का असली कारण क्या था? ये एक लाइन सुनते ही पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। वहां बैठे सभी लोगों की सांसें अटक गईं और सबकी नजरें दरवाजे के पास बैठे खुद चिन शी हुआंग पर टिक गईं। चिन शी हुआंग के चेहरे का रंग कभी लाल, कभी पीला, तो कभी हरा हो रहा था। कहानी 3 महीने पहले शुरू हुई थी। चिन शी हुआंग और उसका सेनापति मेंग थेन एक नाव पर बैठे थे। तभी आसमान से एक तेज सफेद रोशनी चमकी और मैं सीधे 2 मीटर की ऊंचाई से उनकी नाव पर आ गिरा। सम्राट ने अपनी आंखों से मुझे आसमान से गिरते देखा और तुरंत मुझे कोई भगवान या देवता मान लिया। उसने तुरंत सेना भेजकर इस बात को गुप्त रखने का आदेश दिया। बाद में जब उसने मुझसे बात की तो उसे एहसास हुआ कि भले ही मैं अंधा हूं, लेकिन मेरे पास ज्ञान का अथाह भंडार है। सम्राट जो भी पूछता मैं उसका बेझिझक जवाब दे देता। उसे लगा कि मैं कोई देवता नहीं तो कम से कम कोई महान विद्वान जरूर हूं। और जब उसे पता चला कि मैं पेशे से एक टीचर हूं तो उसने तुरंत मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रोक लिया। मुझे भी लगा कि मैं यहां पढ़ाने ही तो आया हूं। मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी। सम्राट ने गुपचुप तरीके से एक स्कूल बनवाया। वो खुद भी ये देखने आता था कि मैं आखिर क्या पढ़ाता हूं। पर आज जैसे ही वो क्लास में घुसा, उसने अपनी ही मौत का ऐसा खौफनाक सवाल सुन लिया। क्लास में जब कोई कुछ नहीं बोला तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या किसी को नहीं पता? तो चलो मैं बताता हूं। चिन शी हुआंग की मौत के सबसे बड़े कारणों में से एक था शूफू नाम के उस पाखंडी इंसान की बनाई हुई अमर होने की दवा खाना। मैंने आगे कहा, वो दवा नहीं बल्कि एक खतरनाक जहर था। सच में उस सम्राट की मौत उसी जहर से तड़प तड़प कर हुई थी। क्या सोचा था तुमने? एक महान सम्राट ऐसी मौत मरेगा? ये सुनते ही चिन शी हुआंग के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। सम्राट चिन शी हुआंग अभी 42 साल का था, पूरी तरह से जवान और ताकतवर। उसने अपना सारा खजाना और ताकत इस शूफू को अमरता की दवा खोजने के लिए दे दी थी। और अब ये गुरुजी कह रहे थे कि वो दवा एक जहर है। सम्राट का मन किया कि वो अभी आदेश दे और मुझे मौत के घाट उतार दे, लेकिन फिर उसे याद आया कि मैं तो आसमान से गिरा हुआ एक चमत्कारी इंसान हूं। कहीं ये बात सच तो नहीं? उसने अपनी कांपती हुई आवाज को कंट्रोल किया और पूछा, गुरुजी, अगर शूफू की बनाई वो दवा सच में जहर थी तो फिर सम्राट उसे खाते ही क्यों नहीं मर गया? और क्या एक सम्राट कोई भी चीज खाने से पहले किसी और को चखाकर चेक नहीं करवाता? सम्राट की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसमें इतना खौफ था कि क्लास में बैठे किसी भी इंसान की सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पीछे बैठे सेनापति मेंग थेन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसे लग रहा था कि मैं सम्राट का अपमान कर रहा हूं। वहीं सारे राजकुमारों के चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे। उन्हें डर था कि कहीं मैं सच में मारा ना जाऊं, क्योंकि उन्हें मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद था। मैंने हंसते हुए कहा, अरे चिन चाचा, आप भी 21वीं सदी के इंसान होकर कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपने स्लो पॉइजन का नाम नहीं सुना? वो जो तथाकथित अमरता की दवा थी ना, वो पारे से बनी थी, जिसे आप लोग मरकरी कहते हैं। और पता है वो लाल रंग की क्यों होती है? क्योंकि उसमें मरकरी होता है। मैं अपनी धुन में बोलता जा रहा था। चिन शी हुआंग की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने उस दवा को इंसानों पर चेक किया। इंसान का शरीर बड़ा होता है, इसलिए मरकरी का जहर तुरंत असर नहीं दिखाता। पर अगर वो 2-4 खरगोश पकड़कर उन्हें वो दवा खिलाता तो शर्त लगा लो, सारे के सारे तड़प कर मर जाते। वो एक स्लो पॉइजन था मेरे भाई। ये सुनकर चिन शी हुआंग के शरीर से इतनी खतरनाक आभा निकली कि पूरा कमरा कांप उठा। चिन शी हुआंग ने मन ही मन सोचा, उस नीच शूफू की इतनी हिम्मत! उसने मुझे जहर खिलाया। क्या उसे डर नहीं था कि मैं उसके पूरे खानदान को गाजर मूली की तरह कटवा दूंगा? मैंने अपना माथा पीटते हुए कहा, अरे चाचा, आपको तो इतिहास की कोई नॉलेज ही नहीं है। शूफू ने सम्राट को सालों तक जहर खिलाया, और मजे की बात बताऊं, सम्राट ने उसे कोई सजा नहीं दी, बल्कि वो तो आराम से बचकर समंदर पार भाग गया और वहां जाकर पूरी जिंदगी ऐश की। क्या? चिन शी हुआंग को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। वो लड़खड़ा गया। सम्राट का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। शूफू ने उसे सालों तक जहर खिलाया और वो बचकर भाग भी गया, और वो भी ऐश की जिंदगी जीने के लिए। उसे इतनी बुरी तरह बेवकूफ बनाया गया। चिन शी हुआंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं उस शूफू के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा ये चिन चाचा सच में इतिहास को लेकर बहुत इमोशनल हैं। मैंने कहा, लगता है आप लोगों को इस कहानी में बड़ा मजा आ रहा है। चलो मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। इधर चिन शी हुआंग का गुस्सा अब डर में बदल रहा था, क्योंकि जब से उसने शूफू की वो दवा खानी शुरू की थी, उसे सच में कभी कभी बहुत ठंड लगती थी और कभी बुखार आ जाता था। इसका मतलब मैं सच कह रहा था, वो सच में स्लो पॉइजन का शिकार हो रहा था।
मैंने कहानी जारी रखी। चिन शी हुआंग हमेशा से अमर होना चाहता था। वो पागलों की तरह जादुई दवाइयां खोज रहा था। तब शूफू नाम का एक नंबर का धोखेबाज उसके सामने आया। उसने सम्राट को बेवकूफ बनाकर खूब सारा पैसा और ताकत लूटी। उसने आम जनता पर इतने जुल्म किए कि पूछो मत। और बदले में उसने सम्राट को क्या दिया? पारे से बनी वो जहरीली नकली दवा। चिन शी हुआंग का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। चिन शी हुआंग ने जोर से दरवाजे पर मुक्का मारते हुए कहा, इतनी बड़ी गद्दारी! मैं कसम खाता हूं, मैं खुद उस शूफू का सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी सेनापति मैंग थेन घुटनों के बल बैठ गया और बोला, महाराज शांत हो जाइए। उस मामूली कीड़े को मारने के लिए आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। राजकुमार फूसू भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, पिताजी, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि यह अमरता की दवा ढूंढना बस जनता का पैसा और खून चूसना है। आज जब सच सामने आ ही गया है तो इस बेवकूफी को तुरंत बंद कर देना चाहिए। चिन शी हुआंग ने चुपचाप सिर हिलाया। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि वो लोग ये क्या कर रहे हैं। वो तो अपनी पहचान छिपाकर बैठे थे ना। सम्राट ने घबराकर मेरी तरफ देखा। मैंने अपना मुंह खुला का खुला छोड़ रखा था और मेरे चेहरे पर गहरा सदमा था। चिन शी हुआंग का दिल धक से रह गया। उसे लगा कि अब उसका राज खुल गया है। जब वो मुझसे पहली बार मिला था तो उसने बताया था कि यह चिन राजवंश का समय है, लेकिन मुझे लगा था कि वो मजाक कर रहा है। इसलिए उसने कहानी बनाई थी कि वो गांव का मुखिया है, उसका नाम चिन है और ये बच्चे उसके बेटे हैं और मैंग थेन उसका पड़ोसी है। पर अभी अभी उन्होंने जो तमाशा किया उसके बाद कोई बेवकूफ़ी होगा जो सच नहीं समझेगा। चिन शी हुआंग ने सफाई देने के लिए मुंह खोला ही था कि सारे राजकुमार एक साथ चिल्लाने लगे, उस शूफू कुत्ते की तो मैं जान ले लूंगा। पिताजी, मुझे आदेश दें, मैं आज ही उसे काट डालूंगा। चिन शी हुआंग ने अपना माथा पकड़ लिया। अब तो राज खुलना तय था। उसने डरते हुए मेरी तरफ देखा और पूछा, गुरुजी, क्या आप? मैंने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाते हुए बोला, वाह मुखिया जी, मानना पड़ेगा। मुझे लगा था आपका यह गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, पर आप लोग तो बहुत एडवांस निकले। मतलब आप लोग यहां छुप छुप कर कॉस्प्ले खेलते हो? कॉस्प्ले? यह सुनकर चिन शी हुआंग और बाकी सबका दिमाग चकरा गया। उन्हें समझ नहीं आया कि यह कौन सी नई जादुई भाषा है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे मेरा मतलब है नाटक। मुखिया जी चिन शी हुआंग बने हैं, ये पड़ोसी मैंग थेन बना है और बच्चे राजकुमार बने हैं। क्या गजब की एक्टिंग की है तुम लोगों ने। बस कुछ राजकुमारियों की कमी रह गई। लगता है तुम लोगों के दिमाग से इस सामंती सोच का भूत उतारने के लिए मुझे कोई तगड़ी दवा देनी पड़ेगी। मेरी बातें सुनकर सेनापति मैंग थेन तुरंत समझ गया कि मैंने उन्हें पहचाना नहीं है। मैंग थेन ने जोर जोर से हंसते हुए बात को संभाला। हा हा हा, गुरुजी ने बिल्कुल सही पकड़ा, हम बस नाटक कर रहे थे। चिन शी हुआंग ने भी राहत की सांस ली और कहा, माफ करना गुरुजी, मेरे बच्चे कभी कभी इतिहास को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आप अपनी कहानी जारी रखें। मैंने मन ही मन सोचा, ये पूरा गांव ही पागलों से भरा है। दिन भर पिताजी, महाराज चिल्लाते रहते हैं जैसे सच में चिन राजवंश के समय में जी रहे हों। मुझे यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल खुलवाना पड़ेगा। मैंने वापस अपने टॉपिक पर आते हुए कहा, तो हाँ, उस पारे वाली दवा की वजह से चिन शी हुआंग का शरीर अंदर ही अंदर खोखला हो गया और वो महान सम्राट सिर्फ 49 साल की उम्र में ही मर गया। ये सुनकर चिन शी हुआंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। अभी वो 42 साल का था, मतलब उसके पास जीने के लिए सिर्फ 7 साल बचे थे। उसने इतनी मुश्किल से 6 राज्यों को जीतकर चीन को एक किया था। उसके अभी भी बहुत सारे सपने बाकी थे। वो इतनी जल्दी कैसे मर सकता है? चिन शी हुआंग को चक्कर आने लगे और वो लगभग कुर्सी से नीचे गिरने ही वाला था कि मैंग थेन ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। राजकुमार फूसू ने घबराकर मुझसे पूछा, गुरुजी, क्या उस जहर को शरीर से निकालने का कोई तरीका नहीं था? क्या सम्राट को बचाया नहीं जा सकता था? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बचाया जा सकता था। हर समस्या का एक समाधान होता है। मुझे ऐसे सवाल पूछने वाले बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन ये आज की क्लास का टॉपिक नहीं है। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फूसू खुशी से पागल हो गया और अपने पिता की तरफ देखकर बोला, पिताजी, सुना आपने? गुरुजी कह रहे हैं कि आपकी जान बचाई जा सकती है। मैंने अपना माथा पीट लिया। अभी तो मैंने इस फूसू की तारीफ की थी और ये फिर से पागल हो गया। इसका बाप चिन शी हुआंग थोड़ी है। चिन शी हुआंग कुर्सी पर बैठ गया। उसके दिल की धड़कनें नॉर्मल हो रही थीं। अगर कोई इलाज है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। वो अपने सारे सपने पूरे करेगा। चिन शी हुआंग ने फिर से पूछा, गुरुजी, वो शूफू आखिर भागने में कामयाब कैसे हुआ? ये सवाल सुनकर मेरा खून खौलने लगा। मैंने गुस्से में कहा, वही तो सबसे ज्यादा चिढ़ाने वाली बात है। उस शूफू ने चिन शी हुआंग को ऐसा बेवकूफ बनाया कि उसे अपनी उंगलियों पर नचाया। ये सुनते ही क्लास में बैठे सभी लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। मैं चीन के सबसे क्रूर सम्राट के बारे में कह रहा था कि उसे उंगलियों पर नचाया गया। सबको लगा अब तो चिन शी हुआंग पक्का मेरा सर काट देगा, पर चिन शी हुआंग ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सुनता रहा। मैंने बताना शुरू किया। जब शूफू को लगा कि अमरता की कोई दवा नहीं है और सम्राट का शरीर जहर से खराब हो रहा है, तो उसने भागने का एक मास्टर प्लान बनाया। उसने सम्राट से कहा कि उसे सपने में समंदर के पार एक जादुई द्वीप दिखा है जहां देवता रहते हैं
और वो देवता उसे अमरता की दवा दे सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि सम्राट को उसे सोने चांदी से भरे विशाल जहाज और 3,000 कुंवारे लड़के और लड़कियां देने होंगे। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, और वो सम्राट इतना अंधा हो चुका था कि उसने खुशी खुशी उसे ये सब दे दिया। और शूफू सारा खजाना और उन 3,000 बच्चों को लेकर समंदर के रास्ते ऐसा भागा कि फिर कभी लौट कर नहीं आया। चिन शी हुआंग का शरीर गुस्से से कांपने लगा। जिस सम्राट ने 6 बड़े बड़े राज्यों को मिट्टी में मिला दिया था, जिसके सामने बड़े बड़े राजा कांपते थे, उसे एक मामूली से धोखेबाज ने इस कदर लूट लिया। ये उसके लिए किसी मौत से भी बड़ी बेइज्जती थी। चिन शी हुआंग ने मन ही मन कसम खाई कि बाहर जाते ही वो सबसे पहले उस दवा को खरगोश पर चेक करेगा, और अगर मेरी बात सच निकली तो वो शूफू की खाल खींच लेगा। तभी मैंने ठंडी आवाज में कहा, शूफू सिर्फ मरने लायक नहीं था, उसने जो पाप किए उसकी वजह से उसके आने वाली पीढ़ियों को भी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए। तुम जानते हो वहां से भागकर वो कहाँ गया? वो चेरी ब्लॉसम वाले एक द्वीप पर गया, जिसे आज हम जापान कहते हैं। वो जापानियों का पूर्वज बन गया और वहां का पहला सम्राट बना। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने भारी आवाज में कहा, उसी जापान ने पिछले 2000 सालों में हमारे देश पर 4 बार भयानक हमले किए। उन्होंने हमारे बेगुनाह लोगों को बेरहमी से काटा। कुछ दशक पहले हुए युद्ध में तो उन जापानियों ने हमारे 3.5 करोड़ भाई बहनों का कत्लेआम कर दिया। 3.5 करोड़! ये सुनकर चिन शी हुआंग अपनी कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। उस वक्त पूरे चिन साम्राज्य की आबादी ही 2 करोड़ 70 लाख थी, और शूफू की औलादों ने 3.5 करोड़ लोगों को मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उस शूफू को जिंदा भागने दिया था। क्या वो इतिहास का सबसे बड़ा पापी बन गया था? मैं गुस्से में बोलता जा रहा था। उन मुट्ठी भर लोगों ने हमारे महान चीन को इतना दर्द दिया। उस जापान का एक भी इंसान मासूम नहीं है, सब के सब मरने लायक हैं। चिन शी हुआंग का शरीर थर थर कांप रहा था। उसने ये साम्राज्य इसलिए बनाया था ताकि 100 सालों से चले आ रहे युद्ध खत्म हो सके और आम जनता शांति से जी सके। उसने अमरता इसलिए चाही थी ताकि वो अपने साम्राज्य को हमेशा सुरक्षित रख सके, और उसकी उसी बेवकूफी की वजह से उसके देश के लोगों पर इतना बड़ा कहर टूटा। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि इतिहास उसे एक जालिम और पापी राजा के रूप में याद रखेगा। चिन शी हुआंग की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि फूसू ने दौड़कर उसे संभाल लिया। फूसू ने घबराकर पूछा, पिताजी क्या हुआ आपको? मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर फूसू की घबराई हुई आवाज सुनकर मुझे लगा कि शायद मुखिया जी को कुछ हो गया है। पर चिन शी हुआंग आखिर एक महान सम्राट था। उसने तुरंत खुद को संभाला। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसकी आवाज में एक भारीपन था। उसने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जो उसके दिल को खाए जा रहा था। गुरुजी, मुझे सच सच बताइए, आज के समय में लोग चिन शी हुआंग को कैसे याद करते हैं? क्या सब उसे एक क्रूर तानाशाह और इतिहास का सबसे बड़ा पापी मानते हैं? यह सवाल सुनकर फूसू, मेंगथेन और बाकी सब ने अपने सिर झुका लिए। उन्हें लगा कि अब मेरे मुंह से सम्राट के लिए गालियां ही निकलेंगी। पर मैंने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, पापी? किसने कहा तुम्हें कि चिन शी हुआंग पापी था? अरे वो तो मेरा आइडल है, आने वाली हर पीढ़ी का हीरो है वो। हीरो? ये सुनकर चिन शी हुआंग ने झटके से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैंने जोश में भरते हुए कहा, अगर इतिहास में चिन शी हुआंग को कोई एक टाइटल दिया जा सकता है तो वो सिर्फ एक है, हजारों सालों का सबसे महान सम्राट। ये सुनते ही चिन शी हुआंग के शरीर में मानो बिजली दौड़ गई। वो पूरे जोश के साथ अपनी जगह पर खड़ा हो गया। हजारों सालों का सबसे महान सम्राट, इतिहास के सबसे महान राजाओं को भी आज तक इतनी बड़ी उपाधि नहीं मिली थी। चिन शी हुआंग ने अपनी खुशी को दबाते हुए कांपती आवाज में पूछा, गुरुजी, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या वो सच में इस उपाधि के लायक था? मैंने चौड़े होकर कहा, बिल्कुल लायक था। उसने 6 राज्यों को उखाड़ फेंका और पूरे देश को एक किया। उसने सभी के लिए एक जैसी भाषा, एक जैसी सड़कें और एक जैसे नियम बनाए। उसने उत्तर में खूंखार कबीलों को खदेड़ा और दक्षिण में अपना साम्राज्य फैलाया। सोचो, हजारों सालों में किस राजा ने ऐसा काम किया है? हाँ, उसने कुछ गलतियां की, लेकिन उसके महान कामों के सामने वो गलतियां कुछ भी नहीं हैं। ये सब सुनकर क्लास में बैठे चिन शी हुआंग और उसके दरबारियों की आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि ये कॉस्प्ले वाले सच में बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। मैंने झल्लाते हुए कहा, बस बहुत हुआ, आज की क्लास यहीं खत्म होती है, और मैं वहां से चला गया। इधर सम्राट चिन शी हुआंग शाही बगीचे के बाहर तेज कदमों से चल रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने अपनी खौफनाक आवाज में मेंगथेन को आदेश दिया, तुरंत मेरी वो सारी दवाइयां लेकर आओ और उन्हें 10 खरगोशों को खिलाओ, और साथ में 300 भारी हथियारबंद सैनिकों को लेकर जाओ। अगर खरगोशों को कुछ भी हुआ तो शूफू को घसीटते हुए मेरे सामने लेकर आना। अगर उसका एक भी चेला बचकर भागा तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मेंगथेन ने अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए कहा, जो आज्ञा महाराज। सम्राट ने फूसू की तरफ देखकर कहा, फूसू, अगर खरगोश मरे तो तुरंत सारे मंत्रियों को दरबार में हाजिर होने का आदेश दो। फूसू ने भी सिर झुकाकर आदेश मान लिया। चिन शी हुआंग की आंखों में खून उतर आया था। उसने मन ही मन कहा,
शूफू, अगर गुरुजी की बात सच निकली और तूने मुझे जहर खिलाकर मुझे बेवकूफ बनाया है तो मैं तेरे शरीर का एक एक बोटी काटकर कुत्तों को खिलाऊंगा। उसी शाम शाही दरबार में सारे मंत्री डरे हुए खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सम्राट ने अचानक इतनी रात को दरबार क्यों बुलाया है। तभी उस चापलूस सेनापति चाओ काओ की तीखी आवाज गूंजी, महाराज पधार रहे हैं। काले रंग के शाही कपड़ों में चिन शी हुआंग दरबार में दाखिल हुआ। उसका चेहरा इतना खौफनाक लग रहा था जैसे वो कोई मौत का देवता हो। दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा और उसकी भारी आवाज पूरे दरबार में गूंजी, क्या शूफू आ गया है? शूफू का नाम सुनते ही सारे मंत्रियों के कान खड़े हो गए। कुछ समझदार मंत्री जानते थे कि अमरता जैसी कोई चीज नहीं होती, पर सम्राट के डर से कोई कुछ नहीं बोलता था। तभी मैंगथेन आगे आया और बोला, महाराज वो पहुंच चुका है। चाओ काओ ने फिर से चिल्लाकर कहा, शूफू को दरबार में पेश किया जाए। शूफू धीरे धीरे कांपते कदमों से दरबार में दाखिल हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो तो अपने घर में मजे से बैठा था। तभी मैंगथेन 300 सैनिकों के साथ आया और उसे घसीटते हुए यहां ले आया। शूफू ने घबराते हुए सम्राट को प्रणाम किया और बोला, महाराज मुझे कुछ दिन पहले सपने में देवताओं के दर्शन हुए थे। उन्होंने कहा है कि समंदर के पार एक जादुई पहाड़ है जहां अमरता की दवा मिलेगी, लेकिन इसके लिए मुझे सोने चांदी से भरा जहाज और 3000 लड़के और लड़कियां। चुप कर नीच! चिन शी हुआंग अपनी जगह से खड़ा हो गया। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि गुरुजी ने जो भी कहा था वो एक एक बात सच थी। शूफू वही कहानी सुना रहा था जो गुरुजी ने क्लास में बताई थी। चिन शी हुआंग ने दहाड़ते हुए कहा, तूने मुझे पारे से बनी जहरीली दवा खिलाकर मारने की साजिश रची? तेरी इतनी हिम्मत! शूफू का रंग कागज की तरह सफेद पड़ गया। उसके शरीर से पसीना छूटने लगा। उसने हकलाते हुए कहा, महाराज ये कौन झूठ बोल रहा है? ये सब बकवास है। चिन शी हुआंग ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, सैनिकों, उन मरे हुए खरगोशों को इसके मुंह पे मारो और इसे ले जाकर काल कोठरी में डाल दो। इसका फैसला मैं बाद में करूंगा। शूफू को घसीट कर ले जाया गया। इधर चिन शी हुआंग को डर सता रहा था कि उसने इतने सालों तक जहर खाया है, कहीं वो सच में न मर जाए। वो रात के अंधेरे में वेश बदलकर वापस मेरे उस छोटे से घर पहुंच गया। गुरुजी, अगर किसी ने बहुत ज्यादा जहर खा लिया हो तो क्या उसके बचने का कोई तरीका है? उसने घबराकर पूछा। मैं हैरान रह गया। अरे मुखिया जी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपने जहर खा लिया है? उसने झेंपते हुए कहा, वो हमारे एक रिश्तेदार ने गलती से वो अमरता वाली दवा खा ली थी। मैंने चैन की सांस लेते हुए कहा, अच्छा वो बात है। देखो, पारे का जहर उतारने का सबसे अच्छा तरीका है दूध पीना। दूध भारी धातुओं के जहर को काट देता है, लेकिन अगर जहर बहुत ज्यादा फैल चुका है तो दूध भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। चिन शी हुआंग ने तुरंत कहा, मैं आज ही दूध का इंतजाम करता हूं। मैंने हंसते हुए कहा, क्या आप गाय का दूध ला सकते हैं? उसने सीना चौड़ा करते हुए कहा, एक गाय? ये कौन सी बड़ी बात है? उसने अपने पीछे खड़े लीसी की तरफ इशारा किया। लीसी ने तुरंत कहा, गुरुजी चिंता मत कीजिए, पड़ोस के गांव में बहुत गायें हैं, मैं अभी खरीद लाता हूं। मैंने कहा, ठीक है, पर लगे हाथ कुछ बर्तन, कड़ाही, नमक और मसाले भी ले आना। तुम्हारे गांव में तो ढंग के बर्तन भी नहीं हैं, मैं खाना कैसे बनाऊं? चिन शी हुआंग हैरान होकर बोला, गुरुजी आपको खाना बनाना भी आता है? मैंने हंसते हुए कहा, अरे आज के जमाने में खाना बनाना किसे नहीं आता? लीसी के जाने के बाद चिन शी हुआंग ने मुझसे पूछा, गुरुजी, जब चिन शी हुआंग को पता चला कि शूफू ने उसे धोखा दिया है तो उसने क्या किया? मैंने लापरवाही से कहा, यह तो इतिहास में कहीं नहीं लिखा, पर अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं दुनिया को यह नहीं बताता कि मुझे बेवकूफ बनाया गया है। इससे सम्राट की बेइज्जती होती। चिन शी हुआंग का चेहरा उतर गया। बात तो सही थी, सम्राट की इज्जत भी तो कोई चीज है। मैंने आगे कहा, मैं तो बस शूफू को उसकी पूरी फैमिली के साथ समंदर के रास्ते भेज देता और बीच समंदर में जहाज डुबोकर सबका काम तमाम कर देता। न कोई सबूत बचता, न कोई बेइज्जती होती, और वो जापान नाम का देश भी कभी वजूद में नहीं आता। चिन शी हुआंग की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसे ये आइडिया बहुत पसंद आया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे चिन शी हुआंग राजा बहुत कमाल का था, बस वो अमर होने के चक्कर में पागल हो गया और अपने साम्राज्य पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसका महान साम्राज्य सिर्फ 15 सालों में ही खत्म हो गया। तभी लीसी सारा सामान लेकर वापस आ गया, पर मेरे हाथ में उसने जो बर्तन पकड़ाया वो कौन से ब्रॉन्ज का बना हुआ एक अजीब सा बर्तन था। मैंने अपना माथा पीटते हुए कहा, अरे भाई लीसी, मैंने लोहे की कड़ाही मंगाई थी, ये तुम क्या कौंसे का बर्तन उठा लाए? लोहे का बर्तन नहीं था क्या? यह सुनकर चिन शी हुआंग और लीसी दोनों के चेहरे खाली हो गए। चिन शी हुआंग ने झिझकते हुए कहा, गुरुजी, लोहा पिघलाकर बर्तन बनाना तो बहुत मुश्किल काम है, हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हो? लोहा पिघलाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। बाहर की दुनिया में एक दिन में लाखों किलो स्टील बनता है, उससे बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रेन और हवाई जहाज बनते हैं। ट्रेन? हवाई जहाज? चिन शी हुआंग और उसके साथियों के चेहरे ऐसे हो गए जैसे उन्होंने किसी एलियन की बात सुन ली हो। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं,
कल से मैं तुम लोगों को भट्टी बनाकर लोहा पिघलाना और स्टील बनाना सिखाऊंगा। कम से कम तुम गांव वालों का कुछ तो फायदा होगा। चिन शी हुआंग तो खुशी से पागल हो गया। उसने तुरंत ली सी को आदेश दिया, आज से तुम यहीं रुकोगे और गुरुजी की हर जरूरत पूरी करोगे। ली सी, जो कि पूरे चीन का प्रधानमंत्री था, उसे अब इस छोटे से गांव में मेरा नौकर बनकर रहना था। पर सम्राट के आदेश के आगे वो क्या बोलता। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। मैंने ली सी से मजे लेते हुए पूछा, अरे ली सी भाई, तुम्हारा नाम भी ली सी है? तुम्हें पता है ना, चिन राजवंश के प्रधानमंत्री का नाम भी ली सी था। उसी गद्दार ने चिन साम्राज्य को बर्बाद करने में मदद की थी। क्या? ये सुनते ही वहां खड़े तीनों लोगों चिन शी हुआंग, ली सी और चांग हान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ली सी का चेहरा तो मौत जैसा सफेद पड़ गया। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और कांपते हुए बोला, गुरुजी, ऐसा मत कहिए। वो प्रधानमंत्री ली सी तो सम्राट का बहुत वफादार था, वो गद्दार कैसे हो सकता है? उसकी आंखें बार बार चिन शी हुआंग की तरफ जा रही थीं।